जोहार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किट रांची में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जेपीसी मेंस से 11th की बात करेंगे और उसमें भी जो उसका 5th पेपर है जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। और चर्चा के अंतर्गत सबसे पहले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि जेपीसी मेंस के इकोनॉमिक्स से का जो स्पेशल क्लास हमने जो प्रारंभ किया था, सारे प्रश्न हमारे क्लास से आए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो क्लास के बाहर गया है। और बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ के काम किया था, वो स्टूडेंट तो काफ़ी इसमें प्रफुल्लित भी हैं और काफ़ी उनको आशा है कि वे बहुत ही बेहतर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो प्रश्न को आप देखें कि जो प्रश्न जेपीएससी में इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया है उसका रियल सेंस में बहुत बेहतर तरीके से एक स्टैंडर्ड आंसर आप कैसे लिखेंगे, राइट। यानी मॉडल आंसर आप कैसे लिखेंगे या आपने कैसे लिखा और रियल में उसका आंसर कैसे होना चाहिए था, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं हमारे इस सेशन के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रोडक्ट मेथड एंड फैक्टर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, विच ऑफ दीज मेथड आर फॉलोड इन इंडिया। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत एक तो जो प्रश्न पूछा गया है, एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम जो हमारा है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना से रिलेटेड प्रश्न है, राइट। तो प्रश्न का जो आपका मेन केंद्र है, जिसको हम कहें मेन जो टॉपिक है जहाँ से ये प्रश्न लिया गया है, वो प्रश्न है कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन या कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। प्रश्न वहाँ से लिया जाता है। और ये जो प्रश्न लिया गया है उसके अंतर्गत, जैसा कि आप सभी ने जो क्लास हमारे किए थे, हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारा जो नेशनल इनकम है उसके एस्टिमेशन के लिए हम 3 प्रमुख मेथड का उपयोग करते हैं। फर्स्ट हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, सेकेंड इनकम मेथड का यूज़ करते हैं और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत 2 मेथड की चर्चा आपसे पूछी गई है और दोनों में अंतर पूछा गया है। ध्यान ये रखना है कि 2 प्रमुख जो मेथड है, एक मेथड नेट प्रोडक्ट मेथड, यानी जो प्रोडक्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की गणना के संदर्भ में, तो एक तो उस प्रोडक्ट मेथड के बारे में पूछा गया है और दूसरा जो है इनकम मेथड, राइट, जिसमें इसके अंतर्गत फैक्टर इनकम मेथड टर्म यूज़ किया गया है। तो इस प्रश्न का जब आप आंसर लिखने जाएं तो सबसे पहले आपको जो है हमारा जो नेशनल इनकम है उसको डिफाइन करना है। यानी आप इंट्रोडक्शन जब लिखने जाते हैं तो फर्स्ट यू शुड हैव टू डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको कहते हैं, ये इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको लिखना है ना। आप सभी जानते होंगे कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है। यानी किसी देश के निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य होते हैं उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम को अगर आप टर्म के रूप में अभिव्यक्त करें तो इसको हम कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है, इसके माध्यम से हम नेशनल इनकम को अभिव्यक्त करते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि इस प्रश्न के आंसर लिखने में आपको नेशनल इनकम को एकदम से बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करनी है
और जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो फार्मूला जो नेशनल इनकम के संदर्भ में हम लोग यूज़ करते हैं उसको देते हुए आपको दिखाना है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब इस प्रश्न का जो बॉडी पार्ट है यानी मेन जो प्रश्न आपसे जहाँ से पूछा गया है, इस प्रश्न का जो एक तरह से न्यूक्लियस हम कहें कि है, ये दो मेथड है और इस दो मेथड में अंतर को आपको दिखाना है। ध्यान ये रखना है कि ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न है जिसके अंतर्गत आप जब तक इसको बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं, कई विद्यार्थी इस प्रश्न के आंसर राइटिंग में थोड़ा सा कठिनाइयाँ महसूस किए होंगे। तो यहाँ दो मेथड की चर्चा है। पहला है नेट प्रोडक्ट मेथड। इस नेट प्रोडक्ट मेथड को सामान्य भाषा में प्रोडक्ट मेथड भी हम लोग कहते हैं, राइट। और प्रोडक्ट जो मेथड है इसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हमारे देश की जो घरेलू सीमा है यानी जीडीपी की हम गणना करते हैं, जीडीपी की गणना करके ही और जीडीपी की गणना के माध्यम से ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीडीपी की गणना जो हम करते हैं तो इस आउटपुट मेथड के अंतर्गत हम यहाँ से जीडीपी की जगह हम जीवीए है ना की गणना करते हैं। अब जब जीवीए की आप गणना करते हैं तो सबसे पहले आपको जीवीए का क्या मतलब है, यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसको बोलते हैं, राइट। सकल मूल्य संवर्धन, अगर हिंदी में आप इसको लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं सकल मूल्य संवर्धन। देखिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जब नेट प्रोडक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं या प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो एक दो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिमेंबर आपको होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लास में भी चर्चा किया था कि 2015 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीडीपी के जो एस्टिमेशन है उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जिसमें आधार वर्ष को परिवर्तित किया है जो कि 2011-12 अब कर दिया गया है 2004-5 की जगह। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था कि इसके पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के माध्यम से हम जीडीपी की गणना करते थे, अपने नेशनल इनकम की गणना करते थे। 2015 से हम जीडीपी एमपी के स्तर पर हम अपने जीडीपी की गणना कर रहे हैं और उसी से हम नेशनल इनकम की गणना भी कर रहे हैं, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमने एडॉप्ट किया है। और तीसरा कि एसएनपी सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड जो आकलन का जो सिस्टम है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, उस इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। और हमने इसमें कहा है कि हम जीडीपी की गणना में जीवीए जो मेथड है, इस प्रोडक्ट मेथड को जीवीए मेथड भी हम कहते हैं, हम इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो नेट प्रोडक्ट मेथड है ये एक तरह से जीवीए मेथड है। तो इस मेथड के अंतर्गत जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर करनी क्या होती है कि जीवीए का मतलब क्या है। देखिए प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत हमारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उन प्रोडक्शन यूनिट में होने वाले सकल मूल्यवर्धन की गणना करते हैं, राइट। तो सकल मूल्यवर्धन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि हमें चीनी बनाने वाली एक कंपनी है, राइट। तो चीनी बनाने वाली कंपनी ने चीनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि गन्ना का क्रय किया। गन्ना उसमें कच्चा माल के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो गन्ना का मान लो कि प्राइस से आप ऐसे सोचो कि 1 केजी गन्ना का प्राइस जो है या गन्ना जो वो यूज़ कर रहा उसकी प्राइस
हो गई 10 रुपीज़, राइट। और अगर चीनी जो उत्पादन हुआ इसकी प्राइस हो गई 50 रुपीज़, राइट। तो जीवीए क्या हुआ कि जीवीए हुआ 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 14 रुपीज़, राइट। तो यही सकल मूल्यवर्धन हुआ। सकल मूल्यवर्धन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन के अंतर्गत जो इनपुट हम लगाते हैं उस इनपुट के वैल्यू में, उसके मूल्य में हम कितनी वृद्धि करते हैं, इसी की वृद्धि की गणना करते हैं हम नेट प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत, जिसे हम जीवीए मेथड भी कहते हैं या ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। तो इसकी गणना के अंतर्गत हमें क्या क्या करना होता है, आप इस चीज़ को भी देख लीजिए, तब जाकर के आपको बेहतर समझ में आएगी कि रियल में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमें जो स्टेप लेने होते हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हमारे पास यहाँ पर लेने होते हैं। पहला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस, राइट। क्योंकि इंटरप्राइजेस ही प्रोडक्शन करते हैं और जो प्रोडक्शन के माध्यम से जो आउटपुट आता है उस आउटपुट के क्रम में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, इसी की गणना हम लोग नेट प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत करते हैं। ये एकदम से आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं कि एक तो प्रोड्यूसिंग जो इंटरप्राइजेस है उसकी पहचान करते हैं और साथ ही साथ करते क्या हैं कि इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि फर्स्ट स्टेज में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस हैं, प्रोड्यूसिंग जो यूनिट हैं, उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 रूप में हम क्लासिफाई उसे करते हैं। एक हम उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पर तीनों की आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है कि फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से हमारे जो है प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है तो सेकेंडरी सेक्टर को भी हम देखेंगे और टर्शियरी सेक्टर को भी हम देखते हैं कि टर्शियरी जो सेक्टर है इसके प्रोड्यूसिंग यूनिट कौन कौन से हैं। यानी हम यहाँ पर टोटली हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस है उसका एक तरह से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, उसका आकलन कर लेते हैं। और ये तीनों जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इसने एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत इसका टोटल आउटपुट कितना आता है, राइट, कितना प्रोडक्शन होता है। तो इनके द्वारा जो आउटपुट है, राइट, उसको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं उनका टोटल, यानी इसका योग करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम सेकंड स्टेप में हम एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन करते हैं, राइट। अब ध्यान में रखिए कि तीनों सेक्टर में जो भी एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन होगा उसको हम जोड़ेंगे। कैसे एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन हम लोग जोड़ते हैं कि मान लो कि फार्मर जो है, ध्यान रखो कि प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो फार्मर जो है वीट का प्रोडक्शन कर रहा है
और वीट का मान लो कि 1 केजी वीट का मूल्य जो है फार्मर ने 10 रुपीज़ लिया। इस वीट से क्या होगा कि यहाँ पर आटा का उत्पादन होगा और अब 1 केजी आटा का मूल्य मान लो कि 40 रुपये हो गए और इस 40 रुपये के आटा से ब्रेड बन रहा है और मान लो कि ब्रेड का मूल्य 100 रुपया हो गया, राइट। आप ऐसे देखो तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हैं, मध्यवर्ती गुड्स हैं, इनपुट हैं, तो इनका वैल्यू 50 हो गया। तो 100 में से आप 50 को घटा लेंगे तो आपका हो गया 50 रुपया वैल्यू एडिशन। तो इसी तरह से हम इसके अंतर्गत पूरे सेक्टर की यानी प्राइमरी सेक्टर के जितने भी सब सेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्टर के जितने भी सब सेक्टर हैं और टर्शियरी सेक्टर के जितने भी सब सेक्टर हैं उनके वैल्यू एडिशन की गणना करते हैं और फिर सबको जोड़ते हैं, राइट। तो सबको जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाता है हमारा जीवीए, राइट। और ये जो जीवीए मिलेगा तो तीसरे के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि तीसरा जो हमें आकलन करना पड़ता है, एस्टिमेशन ऑफ NIFA, है ना, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना। और NIFA क्या होता है, x माइनस एम होता है। इस फार्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी हमें ये 3 स्टेप में हम इसके अंतर्गत खास करके नेट प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत हम गणना करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जब तीनों स्टेप हम करते हैं तो यहाँ पर जब वैल्यू एडिशन की हम गणना करते हैं जैसे जीवीए, है ना, तो हमने कहा कि अभी जो हमारा जो गणना होता है, जो नेशनल इनकम की गणना होता है नेट प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत, तो हमने कहा कि एमपी के आधार पर होता है। तो जीवीए एमपी जो होता है वो जीडीपी एमपी के बराबर होता है, राइट। और इसी जीडीपी एमपी से हम क्या निकालते हैं, तो हम इससे जीडीपी एफसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो जीडीपी एमपी में से ध्यान ये रखना है, जीडीपी एमपी जो है इसमें से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, जीडीपी एफसी होता है, राइट। तो जब जीडीपी एफसी आप पे अगर यहाँ पर करते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका जीवीए एफसी इजिकल टू जीडीपी एफसी। अब जीडीपी एफसी जो है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जीडीपी एफसी जो होती है इसमें से अगर डिप्रिसिएशन को आप घटा लेंगे, राइट, तो डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो ये होता है एनडीपी एफसी। और एनडीपी एफसी जो होता है वो एनवीए एफसी के बराबर हो जाता है, यानी एनवीए एफसी इजकल टू एनडीपी एफसी। अब अगर हम एनडीपी एफसी जो है, ध्यान ये रखना है कि एनडीपी एफसी प्लस अगर हम कर दें आपका NIFA तो ये निकल जाता है NNPFC, और ये NNPFC जो है दैट इज नेशनल इनकम, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत नेशनल इनकम की गणना करते हैं, और ये मेथड जो है किस तरह से इनकम मेथड से डिफरेंट है इसकी जानकारी जो है अब हम लोग उसको देखेंगे। देखिए इनकम मेथड जो है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ इनकम करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, ध्यान ये रखना है कि इस इनकम मेथड को हम फैक्टर, कॉस्ट
मेथड भी हम कहते हैं। यानी इसकी अंतर्गत जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन के लिए जो साधन है उस साधन के इनकम की गणना करते हैं। तो एक तो जब आप डिफरेंसेस स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो आप देखिए कि जो प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत हम आउटपुट की गणना करते हैं, आउटपुट मेथड भी हम कहते हैं, और इसमें हम फैक्टर कॉस्ट की गणना करते हैं। यानी उसके जो इनकम है, उसके जो आय हैं, फैक्टर कॉस्ट को जो पेमेंट मिलता है उस फैक्टर कॉस्ट के पेमेंट की हम गणना करते हैं, और इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। तो एक डिफरेंसेस तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको हो गया कि यहाँ आउटपुट की बात की जाती है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट की गणना की जाती है। अब ये फैक्टर कॉस्ट की गणना जब हम करेंगे या इस मेथड के अंतर्गत फैक्टर कॉस्ट के जो इनकम है उसकी गणना करते हैं, तो यहाँ पर स्टेप जो है ये हम एक तरह से 4 महत्वपूर्ण स्टेप में इसकी गणना करते हैं। ध्यान ये रखना है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ों को क्लियरली अगर नहीं समझते हैं तो आंसर आप सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं और इसलिए आपको कम मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप तो एकदम सिमिलर है आपका नेट प्रोडक्ट मेथड के जैसा, कि हम फर्स्ट स्टेप में कहते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज, यानी हम जो प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज है उसका एक तरह से एस्टिमेट करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन भी करते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ फिर जो है आपका एक तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी, ये तीनों ही के जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उस प्रोड्यूसिंग यूनिट को एक तरह से हम आइडेंटिफाई यहाँ करेंगे कि ये कौन कौन से हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट को और उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स कॉस्ट पेमेंट, है ना। तो देखिए जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो हमने फैक्टर कॉस्ट जो होता है, यानी प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर है उसकी चर्चा हमने किया था आपको। तो उसकी कॉस्ट के लिए क्या पेमेंट आता है, तो फैक्टर की गणना यहाँ करते हैं। तो फैक्टर में हमारे पास आता है लैंड, हमारे पास लेबर आता है, राइट, हमारे पास कैपिटल आता है, राइट, और हमारे पास इंटरप्रेन्योरशिप आता है, राइट। हिंदी में अगर देखेंगे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो ये 4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को, और इसके लिए पेमेंट किया जाता है कि लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ता है, तो रेंट के रूप में कितना पेमेंट आया। लेबर जो है इसके लिए वेजेस के रूप में पेमेंट होगा, या कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होगा, और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या होगा कि इसकी प्रॉफिट, राइट। तो इसके लिए कितना पेमेंट किया जा रहा है उस पेमेंट की गणना करते हैं, और फिर कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम की गणना करते हैं, जो कि इससे रिलेटेड ही होता है। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम जो होता है वो रिलेटेड ही होता है, और फिर
चौथा स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम NIFA की भी गणना करते हैं, इसका भी एक तरह से एस्टिमेशन हम करते हैं। तो जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो दोनों तरफ के अगर एस्टिमेशन के मेथड को देखेंगे तो दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और फैक्टर्स के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है उस पेमेंट की गणना हम कर रहे हैं। यानी जो वेरियस जो प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस है, यूनिट है, ये वेरियस प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है ये इस तरह के फैक्टर्स जो हैं, कॉस्ट जो हैं, इनके सर्विस को प्राप्त करते हैं। तो इनके सर्विस को जब ये लेते हैं तो उसके एवज में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और उसके एवज में पेमेंट करते हैं तो उस टोटल पेमेंट जो है, उस टोटल पेमेंट की जब हम एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एस्टिमेशन ऑफ टोटल फैक्टर्स इनकम है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट करते हैं। यानी पेमेंट जो किया इंटरप्राइजेस ने उससे पेमेंट का एस्टिमेशन करते हैं। और ये जो पेमेंट का एस्टिमेशन जो करते हैं, ये पेमेंट जो होता है आपका NVA, राइट, FC के बराबर होता है। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी हमने NVA FC की बात की है। तो ये जो टोटल जो हमको पेमेंट होता है, ये टोटल पेमेंट NVA FC के बराबर ही होगा, क्योंकि हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा तीनों ही मेथड में हमारा जो नेशनल इनकम है वो बराबर ही होता है। तो ये NVA FC हुआ। जो अगर हम टोटल फैक्टर कॉस्ट का अगर पेमेंट हम की गणना करते हैं तो ये नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट जितनी आती है उतनी ही यह भी आती है, तभी जाकर के आप नेशनल इनकम की गणना या GDP की गणना सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के अंतर्गत भी NVA FC को आप देखेंगे तो ये हो जाएगा NDP FC के बराबर हो जाएगा। और NDP FC जो है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसमें अगर आप प्लस कर दें NIFA तो ये निकलता है NNP FC, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यही NNP FC जो होता है ये होता है हमारा नेशनल इनकम, है ना। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं, एस्टिमेशन जो करते हैं, इसके अंतर्गत हम दो अलग अलग मेथड का उपयोग करते हैं और दो अलग अलग मेथड का उपयोग करके हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, ठीक है। तो एक तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न का कोड जो डिमांड है कि दोनों के बीच नेट प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड के बीच जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को आप दिखाइए। तो डिफरेंसेस आप ऐसे ही करके दिखा देंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण डिफरेंसेस की चर्चा यहाँ मैं करना चाहूँगा कि जनरली ये देखा गया है कि नेट प्रोडक्ट मेथड का यूज जो है अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में किया जाता है, जबकि इनकम मेथड का यूज जो है डेवलप कंट्री में किया जाता है मुख्य रूप से। अब है कि इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ दिज मेथड आर फॉलोड इन इंडिया। तो देखिए इंडिया में जो मेथड हम लोगों ने नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए जो मेथड हम लोगों ने फॉलो किया है उसमें हम तीन मेथड को फॉलो करते हैं। दोनों ही मेथड हमारे नेशनल इनकम की गणना में यूज़ होते हैं। नेट प्रोडक्ट मेथड भी हम यूज़ करते हैं
और फैक्टर इनकम मेथड का भी उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ हम एक और मेथड जो है जिसको एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानते हैं, उसमें जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कि जो आप इकोनॉमी के एजेंट को देखेंगे तो इकोनॉमी के 3 महत्वपूर्ण एजेंट होते हैं, एक हाउस होल्ड, दूसरा कॉरपोरेट एंड तीसरा गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी जो उत्पादन हुआ चाहे वस्तु या सेवा का, उसका उपभोग हाउस होल्ड करता है, उसका उपभोग कॉरपोरेट करता है और उसका उपभोग गवर्नमेंट भी करता है। तो उपभोग के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं, हम खर्च करते हैं। तो उस खर्च किए गए राशि का जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वह भी बराबर ही होता है, यानी चाहे आप नेट प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करें या फिर फैक्टर इनकम मेथड से करें या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से, आपका जो आकलन होना चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम, वो तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के आपका एस्टिमेशन सही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों ही मेथड भारत में नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए उपयोग किया जाता है, राइट। तो ये सिंपल प्रश्न था, लेकिन यह प्रश्न बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रश्न था और जिन विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं वो इसको बेहतर तरीके से आंसर लिखे होंगे। आशा है आप सभी इस प्रश्न के आंसर को समझ गए होंगे और आगे फिर मैं आपको दूसरे जो प्रश्न हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन के या अदर सेक्शन के स्टूडेंट्स की रांची आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद।